नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी MCQ सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और कल फर्स्ट वीडियो आया था, आज सेकंड वीडियो है। यहाँ पर इस सेशन में हम ये चर्चा करेंगे कि जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार से जनरल साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अब आपसे क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों, आप सभी की तैयारी आशा करता हूँ बहुत अच्छी चल रही होगी, लेकिन तैयारी के साथ में ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि सामान्य विज्ञान के NTPC, राजस्थान कांस्टेबल या फिर आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें किस फॉर्मेट में आपसे जनरल साइंस के क्वेश्चंस पर एग्जामिनर चर्चा करेगा। अगर ऐसा आप जान लेते हैं, इस सेशन के दौरान आप यही जान पाएंगे कि जनरल साइंस में मुख्य रूप से वो कौन कौन से टॉपिक हैं जहाँ से हर एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और जाएंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। अगर इस सेशन को आप कंटिन्यू करेंगे, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि अगर आप 20 से 25 क्वेश्चन का टारगेट पर डे का रख लेते हैं और ऐसा टारगेट 2.5 से 3 महीने अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आप लगभग 1,500 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं, और वो भी वो क्वेश्चन जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा, इस 1500 क्वेश्चंस की या 2000 लगभग क्वेश्चंस की जो सीरीज होगी, इसमें से अगर हम निचोड़ भी निकाल लें तो 80 to 90% का स्कोर बड़े ही आसानी से आप अचीव कर सकते हैं। देखिए, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए एक सटीक रणनीति का होना ज़रूरी है। ये भी एक युद्ध से कम नहीं है, क्योंकि लगभग यहाँ इतने ज़्यादा कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, NTPC में, वैसे राजस्थान कांस्टेबल में। तो यहाँ पर आपकी सटीक रणनीति ही काम आने वाली है, ये ध्यान रखें। अब देखिए, हम क्वेश्चन वाले सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन जिससे NTPC में कई बार क्वेश्चन पूछा गया पिछली बार। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है आपसे कि आवर्त सारणी के रूप में, आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल, वो स्टूडेंट जिन्होंने ये शब्द नहीं सुने हैं, अगर इस सेशन को आप कंटिन्यू करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, मैं यहाँ पर आपके थोड़े थोड़े बेसिक चीज़ें भी क्लियर करता हुआ चलूँगा। आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल हम उसे कहते हैं जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के तत्व यानी एलिमेंट्स को रखा गया है। और यहाँ पर ये कह रहा है कि आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने किया था। तो जो पीरियोडिक टेबल है, जो आवर्त सारणी है, उसमें जो तत्व रखे गए थे उनका वर्गीकरण सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने किया? लेवोसियर ने किया था, न्यूलैंड्स ने किया था, मेंडेलीव ने किया था या फिर मेयर ने किया था। आपको याद रखना है यहाँ पर किसने किया था? मेंडेलीव ने किया था। जैसा कि मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा भी चुका हूँ, आप पिछले वीडियो में जाकर देखें। कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर लेवोसियर भी तो था, आपने बताया था। लेवोसियर ने तो सिर्फ तत्वों की परिभाषा दी थी, इनकी डेफिनेशन दी थी, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है इनका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। क्योंकि हम जानते हैं जो तत्व होते हैं इन्हें धातु में और अधातु में और उपधातु में 3 श्रेणियों में बांटा गया है, और इन्हें इस आवर्त सारणी के अंदर रखने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक कौन था? तो आंसर हो जाएगा मेंडेलीव था। ठीक है, शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम चर्चा करते हैं, ये भी तत्व को लेकर है, तत्व यानी कि एलिमेंट को लेकर है। ये आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो सिंबल या प्रतीक दिया हुआ है कैपिटल R स्मॉल a, RA किस तत्व का चिन्ह है? तो RA किस तत्व का चिन्ह है? यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट बहुत गलती करने वाले हैं। देखिए ऑप्शन में है रेडॉन का है या रेडियम का है या रोडियम का है या फिर सोडियम का है। देखिए मैं इन चारों के लिख देता हूँ आपको। मैंने आपको बताया था कि जो तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, इनके कुछ सिंबल होते हैं या इन्हें हम कहते हैं चिन्ह या प्रतीक होते हैं, और इन चिन्ह या प्रतीकों को हम लैटिन भाषा में लिखते हैं या फिर ग्रीक में या फिर हिंदी नहीं, अंग्रेजी या फिर कौन सी भाषा में लिखते हैं? जर्मन भाषा में, लेकिन मुख्य रूप से लिखा जाता है लैटिन भाषा में। तो यहाँ पर देखिए RA, रेडॉन का सिंबल होता है RN और रेडियम का होता है RA, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा रेडियम। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखें, क्योंकि रेडॉन और रेडियम से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ये भी ध्यान रखें। वैसे टंगस्टन को लेके भी क्वेश्चन पूछा गया है कि W किसका सिंबल है।
तो W सिंबल कौन से तत्व का है, तो आपका आंसर हो जाएगा टंगस्टन का है। ठीक है, तो कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। देखिए दोस्तों, वह धातु बताइए, वो मेटल बताइए जो हथेली पर रखते ही पिघल जाती है। आप पिछली क्लास के मेरे वीडियो अगर आपने देखे हैं तो आपको मैंने बताया था कि जितनी भी धातुएं हैं, मेटल की संख्या टोटल कितनी बताई थी, मैंने आपको 91 बताई थी। और इसमें से मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर जो मेटल हैं वो कैसी होती हैं, सॉलिड होती हैं। और इनमें से 4 मेटल ऐसी हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर, यानी कि अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तापमान 30 डिग्री है, तो इसमें 4 धातु ऐसी हैं जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। आपको याद होना चाहिए, गैलियम था, सीजियम था, Hg था और फ्रांसियम था। तो यहाँ पर गैलियम ऐसी धातु है जिसे हथेली पर रखने पर ये पिघलना स्टार्ट कर देती है, उसका सिंबल होता है Ga। देखिए, अगर इस क्वेश्चन में वो गैलियम लिख कर देता तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को इसका आंसर भी पता होगा, लेकिन अगर उनको गैलियम का सिंबल पता नहीं है तो इस क्वेश्चन का आंसर देना थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि जब भी आप तत्व वाला टॉपिक पढ़ें, ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राजस्थान कांस्टेबल में पिछली बार भी आए थे, तो इसलिए इन तत्वों के सिंबल याद होना अति आवश्यक है आपके लिए। सिंबल अगर आप याद नहीं करेंगे तो भी आपका क्वेश्चन सही होने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा गैलियम यानी Ga। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला, तो देखें आप यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता, ये है आपके लिए क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता, ठीक है, सर्वाधिक होती है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी की बात कर रहा है कि वो मेटल कौन सी है जो कि सबसे ज़्यादा विद्युत का क्या करती है, चालन करती है। तो देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था, तो विद्युत की चालकता का मैंने क्रम आपको बताया था कि विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है सिल्वर, और उसके बाद नंबर आता है कॉपर का, और फिर आता है कॉपर के बाद एल्यूमिनियम का, और सबसे न्यूनतम पूछे तो लेड यानी Pb। अगर जिसे ये क्रम याद है तो आप इसका आंसर बड़ी ही आसानी से दे सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन में यहाँ पर कहीं भी आप देखें सिल्वर है क्या ऑप्शन में, चांदी है क्या, नहीं है, जबकि हम पढ़कर क्या जाते हैं कि चांदी विद्युत की सर्वोत्तम चालक होती है, लेकिन ऑप्शन में चांदी दिया हुआ ही नहीं है। तो चांदी के बाद ऑप्शन में नंबर किसका आता है, कॉपर का। अब देखें ऑप्शन में एल्यूमिनियम, सीसा, टंगस्टन और तांबा यानी कॉपर, क्योंकि तांबा को ही तो हम कॉपर कहते हैं, इसका सिंबल Cu होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा तांबा यानी कॉपर। तो ये ध्यान रखें, आपकी जो सीरीज है वो है MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाली सीरीज पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, जैसा आपके सामने विकल्प होगा उसी के आधार पर आपको उसका आंसर भी देना है, ठीक है। ये विशेष तौर पर याद रखें, जैसे ऑप्शन और वैसा ही आंसर, क्योंकि ऑप्शन में सिल्वर है ही नहीं, ठीक है, जबकि हम जानते हैं कि विद्युत की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है, सिल्वर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखें आप, निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा की, अब ऊष्मा की पूछ रहा है आपसे कि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होगी, इसका भी आंसर क्या होता है, सिल्वर ही होता है। और ऑप्शन में आप देखें तो यहाँ ऑरम यानी गोल्ड दिया हुआ है, नहीं होगा आंसर, लेड नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए, सिल्वर हो जाएगा। कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर अगर सिल्वर नहीं देगा तो अब आंसर किसे माने, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने इसलिए तो ये क्वेश्चन को सेट किया आपके लिए कि आप इसको जब पढ़ें दोनों क्वेश्चन को एक साथ तो आपके डाउट क्लियर हो जाएं। यहाँ पर अगर सिल्वर नहीं होता ना ऑप्शन में तो भी फिर आपका आंसर क्या होता, कॉपर ही होता, ये विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो यहाँ सिल्वर है इसलिए आपका आंसर होगा सिल्वर। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो अब तक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, ये दोस्तों वो क्वेश्चंस हैं जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जा चुके हैं और जाते रहेंगे। अब यहाँ देखें ध्वनि की यानी कि साउंड की बात कर रहा है, ध्वनि की निर्वात में चाल होती है। निर्वात का मतलब वैक्यूम, किसी प्रकार का माध्यम ना होना, माध्यम का ना होना क्या कहलाता है, वैक्यूम कहलाता है, निर्वात कहलाता है। जैसे हम चंद्रमा पर चले जाएं, क्या वहाँ पर माध्यम है, आप कहेंगे नहीं है सर, वहाँ क्या है, निर्वात है।
तो ध्वनि की निर्वात में चाल पूछ रहा है और हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि ध्वनि का निर्वात में जो चाल होती है, जो स्पीड होती है, वो क्या होती है, शून्य होती है। अगर किसी को ये बात पता है कि ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता, इसका मतलब एक क्वेश्चन और तैयार कर सकते हैं यहीं से। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि चंद्रमा की सतह पर खड़े दो व्यक्ति क्या आपस में वार्तालाप नहीं कर सकते, क्या कर पाएंगे? आपका आंसर होगा नहीं कर सकते। अब आपसे पूछा जाए वार्तालाप क्यों नहीं कर सकते चंद्रमा पर खड़े दो व्यक्ति, मान लेते हैं ऐसा काल्पनिक क्वेश्चन बना रहा है आपके लिए, इमेजिनरी क्वेश्चन है, ठीक है, तो वहाँ आपको आंसर देना है नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ माध्यम नहीं होता, वहाँ निर्वात होता है। और ध्वनि की निर्वात में चाल कितनी होती है, शून्य होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य यानी 0। कुछ एक स्टूडेंट आंसर देंगे 332 मीटर पर सेकंड। ये याद रखना दोस्तों, 332 मीटर पर सेकंड जो होता है ये निर्वात में नहीं होता, ये होता है वायु में। और वायु में भी कब होता है, जब टेम्परेचर कितना लेते हैं हम लोग, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वायु में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकंड। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 332। इसका मतलब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, देखिए कितने क्वेश्चन बना रहा हूँ यहाँ पर, कि ध्वनि की 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु में चाल होगी, तब आपका आंसर हो जाएगा 332 मीटर पर सेकंड। अगला पॉइंट देखें, प्रकाश की निर्वात में। अब यहाँ पर दिया हुआ है लाइट यानी प्रकाश, और इसकी निर्वात में स्पीड पूछ रहा है। बस अंतर इतना सा है, यहाँ पर ध्वनि दिया हुआ है, यहाँ प्रकाश दिया हुआ है। अब देखिए प्रकाश जो होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट, तो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, ठीक है, वो पृथ्वी तक पहुंचेगा, और पृथ्वी तक पहुंचने में उसे लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। ये भी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो ये पूछ रहा है कि प्रकाश, देखिए सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश की किरणें पहुंच रही हैं, इसका मतलब प्रकाश निर्वात में, क्योंकि आप देखें सूर्य के आसपास का जितना भी क्षेत्र है वहाँ क्या है, वैक्यूम है, निर्वात है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि निर्वात में चाल कितनी होगी, तो इसका मतलब प्रकाश की निर्वात में चाल जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा। और उसका मान होता है उसका मान कितना होता है, उसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो देखिए ध्वनि का निर्वात में चाल तो होती है 0, और प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड में प्रकाश की जो किरण है वो इतनी मीटर दूरी तय कर लेती है निर्वात में, और ये मान क्या होता है, ये मान होता है मैक्सिमम यानी सर्वाधिक। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा करने वाले। तो देखिए क्या है ये क्वेश्चन, यहाँ पर आप देखें, क्योंकि इसी से रिलेटेड मैंने 2 क्वेश्चन और लिख दिए हैं जो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। और ज़्यादातर स्टूडेंट देखना दोस्तों इसमें गलती करके आएंगे। मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है, ध्वनि की वायु में चाल होती है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था हमारा, निर्वात में पूछ रहा था, और मैंने कहा था कि ध्वनि का निर्वात में जो स्पीड होती है, जो चाल होती है, वो क्या होती है, 0 होती है। हमेशा आपको याद रखना है, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या था, 0 था। अब देखें ये कह रहा है ध्वनि की वायु में, तो ध्वनि की वायु में चाल होती है, तो ध्वनि की वायु में चाल होती है 332 मीटर पर सेकंड, ये याद रखना। लेकिन ये मान कितने पर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होता है। तो आप कहेंगे सर अगर नहीं दिया हुआ, इसमें ताप तो दिया ही नहीं है कि कितने पर, तो वो आपको मान करके करना है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये प्रायोगिक मान है जो हमें पता होना चाहिए, वो हमें मान करके देना पड़ेगा कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर ही बात कर रहा है। वैसे देखिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश की वायु में चाल होती है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ भी प्रकाश की बात कर रहा है, लेकिन किस में कर रहा है, वायु में। और यहाँ पर आप देखें निर्वात में पूछा था। अब निर्वात में तो हमें पता था कि ये मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो बताइए वायु में कितना होता है, आंसर क्या होगा इसका। तो देखिए यहाँ पर भी वही ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए थे, और इसका आंसर भी क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है, ठीक है, लगभग वो वायु में वेग के क्या होता है, बराबर होता है। बराबर, लगभग बराबर लिखा है मैंने, लगभग क्या होता है, बराबर होता है। और ये बात हमें पता होनी चाहिए, लगभग बराबर होता है, इसलिए हम मान सकते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही होता है। हालांकि ये थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, लेकिन फिर भी हम इसे मान कर चलते हैं इतना ही होगा। तो इसका आंसर भी फिर से क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होने वाला है यहाँ।
देखें आप यहाँ पर अगला क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन जहाँ पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं। देखिए आपने इस क्वेश्चन सेशन के दौरान ये समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आपसे पूछे जाते हैं और कहाँ पर आप छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं। तो देखिए आप छोटी छोटी गलतियाँ ना करें। आप अगर इस क्वेश्चन सीरीज को अच्छे से देख रहे होंगे तो ये मेरा दावा है कि आपसे होने वाली छोटी छोटी गलतियाँ जिसकी वजह से हमारे सिलेक्शन 2-3 नंबर से रुक जाता है या हम बिल्कुल उसके करीब पहुंच करके भी एक लक्ष्मण रेखा जिसे हम कहते हैं यानी कट ऑफ जो जाती है उसके बिल्कुल आसपास जा कर के अटक जाते हैं। इसका कारण यही है कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर फोकस नहीं करते हैं। इसलिए विशेष तौर पर आप याद रखें, आप अब ज़्यादा से ज़्यादा आप क्योंकि काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पर ध्यान दें, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो जीएस हो, और करंट जीके आपको डेली बेसिस पर पढ़ना ही है। अगला क्वेश्चन देखें, रेडियो एक्टिवता, या इसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी या फिर इसे कहा जाता है रेडियो सक्रियता। तो आपसे रेडियो सक्रियता बोला जाए, रेडियो एक्टिवता बोला जाए, क्योंकि एक्टिव होने का मतलब होता है सक्रिय होना, ठीक है, एक ही बात है। तो ये कह रहा है रेडियो सक्रियता की खोज किसके द्वारा की गई थी। देखिए रेडियो सक्रियता की खोज की गई थी, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मैडम क्यूरी और हेनरी बेकुरल और याद रखना दोस्तों रदरफोर्ड। ये 3 नाम आपको मिलेंगे क्योंकि तीनों का जो संबंध है वो रेडियो एक्टिवता से ही है, रेडियो एक्टिवता से ही है तीनों का संबंध। और हमेशा जब भी ये क्वेश्चन आता है और हमेशा एक क्वेश्चन आता है तो आप इसमें गलती करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर किताबों में यहाँ पर कुछ छोटी छोटी गलतियाँ भी हैं। जैसे रेडियो एक्टिवता की खोज कई किताबों में लिखा हुआ है मैडम क्यूरी ने की थी, ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ अंतर बताऊंगा आपको मैं, क्या अंतर है वो अगले क्वेश्चन में समझ में आएगा। अभी इस क्वेश्चन का आंसर होगा हेनरी बेकुरल। आप ध्यान रखें, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप निशान लगाएंगे हेनरी बेकुरल पर। याद रखें चाहे ऑप्शन में मैडम क्यूरी क्यों ना हो, क्योंकि इसकी खोज किसने की थी, हेनरी बेकुरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कृत्रिम रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की, यानी कृत्रिम तरीके से, कृत्रिम का मतलब जिसे मनुष्य करता है, मैन मेड जो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जो रेडियो एक्टिवता करवाई गई थी मैडम क्यूरी के द्वारा करवाई गई थी वो कृत्रिम तरीका जिसे हम कहेंगे, मैन मेड जिसे हम कहेंगे। तो कृत्रिम रेडियो एक्टिवता की खोज पूछे तब आपको आंसर क्या देना है, तब आपको आंसर देना है मैडम क्यूरी। तो दोनों क्वेश्चन में देखिए अंतर क्या है, यहाँ सिर्फ दिया हुआ है रेडियो एक्टिवता की खोज, ठीक है। तो हमेशा याद रखें जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर हेनरी बेकुरल ही होगा, हेनरी बेकुरल। और कृत्रिम पूछ ले तब आपका आंसर होगा मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी वो महिला वैज्ञानिक है जिसे सबसे पहले, दुनिया की प्रथम महिला वैज्ञानिक, दुनिया की फर्स्ट लेडी साइंटिस्ट जिसे क्या मिला, नोबेल प्राइज़ मिला, ये याद रखें आप। तो ये मैडम क्यूरी है। तो यहाँ पर देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है ये भी ध्यान। तो देखें यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनमें से पूछ रहा है कि एलिमेंट नहीं है, तत्व नहीं है। अब वो स्टूडेंट जिन्हें ये नहीं पता कि तत्व क्या होते हैं, तत्वों की प्रकृति में संख्या कितनी ज्ञात है हमें अब तक, तो हमें पता है कि अब तक ज्ञात संख्या कितनी है, 118 है। तो देखिए कौन सा तत्व नहीं है, सोडियम, सोडियम तत्व होता है जो कि क्या है, धातु है, इसका सिंबल होता है Na। लेड यानी सीसा जिसे हम कहते हैं जिसका सिंबल Pb होता है, ये भी क्या है, तत्व होता है जो कि क्या है, धातु है। और टिन, टिन का सिंबल होता है Sn जो कि क्या है, ये भी तत्व है यानी कि धातु है। लेकिन यहाँ जो पानी है, वाटर जिसे हम कहते हैं, H2O जिसका क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है, ये तत्व नहीं है ये, क्योंकि ये क्या है, ये अणु है यहाँ पर, या हम इसे कह सकते हैं ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि अपने आप में क्या है, ये एक यौगिक है, यानी कि क्या है, ये एक कंपाउंड है, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पर तत्व की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि एक समान परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है, एक समान परमाणुओं का समूह। अब यहाँ पर आप देखें एक जैसे परमाणु हैं क्या, नहीं है, 2 हाइड्रोजन के हैं, 1 ऑक्सीजन का है, तो ये कंपाउंड है यानी यौगिक है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से प्रथम मानव निर्मित तत्व पूछ रहा है आपसे, यानी फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट की बात कर रहा है, वो तत्व कौन सा है जिसे मनुष्य ने सबसे पहले बनाया था, तैयार किया था, यानी मानव निर्मित तत्व की बात हो रही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन में है टाइटेनियम,
बी ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन है टेक्नीटियम, ठीक है, पोलोनियम और रेडियम। देखिए यहाँ पर अगर हम सिंबल की बात करें तो सिंबल में अगर देखें तो टेक्नीटियम का सिंबल होता है TC, रेडियम का होता है RA, पोलोनियम का होता है PO और टाइटेनियम का होता है TI। तो यहाँ पर याद रखना है, यहीं पर आपको कन्फ्यूजन होगा, टाइटेनियम और टेक्नीटियम दोनों ही यहाँ पर आप देखें तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेक्नीटियम। जो आपको याद ही होना चाहिए कि प्रथम मानव निर्मित जो तत्व है वो कौन सा है, टेक्नीटियम। अगला क्वेश्चन देखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि यूरियोटैलिक उत्सर्जन पाया जाता है। तो हमें पहले तो ये समझना पड़ेगा कि उत्सर्जन क्या होता है, फिर हमें चर्चा करनी पड़ेगी कि यूरियोटैलिक का मतलब क्या होता है, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। देखिए उत्सर्जन यानी इसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन, और एक्सक्रीशन यानी कि इसमें हम क्या निकालते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। कैसे पदार्थों को दोस्तों, अपशिष्ट पदार्थों को। अक्सर स्टूडेंट के मन में ये रहता है कि सर बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ये तो बड़ा आसान होता है, लेकिन समझ करके पढ़ना पड़ेगा आपको। अपशिष्ट पदार्थ भी कैसे होने चाहिए, नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी होते हैं उन्हें बॉडी से बाहर निकालना ही कहलाता है एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। और ये उत्सर्जन की क्रिया हम यानी कि ये नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थों को किसके माध्यम से बाहर निकालते हैं, मूत्र के माध्यम से बाहर निकालते हैं। और हमें पता है कि मूत्र के अंदर उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है, तो आप कहेंगे सर यूरिया। और ये हम किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं, मनुष्य के संदर्भ में। तो मनुष्य में जो उत्सर्जी पदार्थ है, अब उत्सर्जी पदार्थ का मतलब कौन से होंगे, जिनके अंदर नाइट्रोजन होगा और यूरिया होता है। यूरिया का फॉर्मूला होता है H2NCOONH2। तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन है, तो यूरिया है। अब देखिए वे प्राणी या जीव जंतु जो कि यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया को बाहर निकालते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं यूरियोटैलिक। यूरियो याद रखना। और वे प्राणी जो अपने शरीर से अमोनिया को बाहर निकालते हैं वो कहलाते हैं अमोनोटैलिक। और वे प्राणी जो अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिक एसिड को निकालते हैं, यूरिक अम्ल को निकालते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, यूरिकोटैलिक कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर 4 ऑप्शन देखें आप, अगर आपको इतना भी पता है कि मनुष्य तो यूरिया का उत्सर्जन करता है यानी यूरियोटैलिक है, तो यहीं पर ऑप्शन में मानव दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम चर्चा करते हैं। तो देखें आप यहाँ पर क्वेश्चन है, प्लांट यानी पादपों में जल का संवहन होता है। संवहन का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें पादपों में जल का संवहन, तो वाटर का संवहन कैसे होता है प्लांट के अंदर, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए जल से आप याद कर सकते हैं जाइलम, ऐसे याद कर लीजिए अगर इसे कोई भी कंफ्यूजन है। क्योंकि देखिए प्लांट के अंदर 2 प्रकार के क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं। यहाँ पर वो जो टिश्यू होते हैं प्लांट में, एक तो करता है जल यानी वाटर का संवहन, और दूसरा करता है जो भी खाद्य पदार्थ बनते हैं, भोज्य पदार्थ होते हैं, उनका संवहन, ठीक है। तो जल का संवहन होता है जाइलम के द्वारा, और खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनका संवहन होता है फ्लोएम के द्वारा। यहाँ पर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन आपके लिए नहीं होना चाहिए। अब आपके लिए ये भी समझना जरूरी है कि जल किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो प्लांट जो होते हैं ज़मीन से जल लेते हैं जड़ के द्वारा। तो ये यहाँ से देखें जड़ों से होकर के पौधे के विभिन्न भागों तक जल का क्या होगा, संवहन होगा। और वैसे ही अगला क्वेश्चन देखें, पादपों में खाद्य पदार्थों का संवहन होता है। अब आप जानते हैं कि खाद्य पदार्थ कहाँ बनते हैं, प्लांट के कौन से भाग में बनते हैं, तो लीफ यानी पत्ती में बनते हैं। क्योंकि लीफ यानी पत्ती में होता है एक सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक यानी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण।
इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान प्लांट की जो पत्तियां होती हैं उनमें खाद्य पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है। और जब इन खाद्य पदार्थों का निर्माण हो जाता है, उस खाद्य पदार्थ का नाम क्या है, यहाँ पर मुख्य रूप से होता है स्टार्च का निर्माण। और स्टार्च क्या है यहाँ पर दोस्तों, स्टार्च है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर जब इस खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है तो देखिए इनका तो क्वेश्चन 2 है कि प्लांट की जो लीफ होती हैं उनमें कौन से खाद्य पदार्थ का संचयन होता है, निर्माण होता है या संचय करके रखा जाता है, इसे स्टोर करके रखा जाता है, तो लीफ वाले भाग में होता है। ठीक है, और ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान होता है। अब ये कह रहा है कि खाद्य पदार्थों का संवहन कौन करता है, तो संवहन किया जाता है फ्लोएम ऊतक के द्वारा। तो जाइलम तो करता है जल का, और खाद्य पदार्थों का संवहन कौन करता है, फ्लोएम ऊतक करता है, यानी टिश्यू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखें आप यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि जहाज़ों में समय मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है। आपको मैं बता दूं, इंस्ट्रूमेंट यानी यंत्र को लेकर के एनटीपीसी, राजस्थान कांस्टेबल और एसएससी जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उन सभी में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यंत्र को लेकर ध्यान रखना, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इंस्ट्रूमेंट यानी यंत्र से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हो। तो एक क्वेश्चन पक्का आपका यहाँ से पूछा जाना है। तो ये कह रहा है कि जहाज़ों में समय मापने के लिए कौन से यंत्र को काम में लेते हैं, तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा क्रोनोमीटर। ये याद रखें आप। विद्युत परिपथ में जिसे हम कहते हैं सर्किट यानी विद्युत परिपथ में धारा का मापन कौन करता है, यानी कौन सा यंत्र करता है धारा को मापने में, जिसे काम में लिया जाता है वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर या फिर एमीटर या फिर थर्मामीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा एमीटर, सभी को पता होगा वैसे। तो एमीटर के द्वारा क्या किया जाता है, विद्युत परिपथ में धारा का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, प्रकाश से संबंधित घटना प्रकीर्णन के खोज करता है। यानी कि प्रकाश से संबंधित घटना है जिसका नाम क्या है, प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब एक तरीके से बिखरना होता है, फैलना होता है। तो इस घटना की खोज किसने की थी, आप सभी को जानकर ये खुशी होगी, गर्व होगा कि इस घटना की खोज की थी भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने। हाँ जी, तो भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने इस घटना की खोज की थी और इसे हम इसी के नाम से रमन प्रभाव भी कह देते हैं। इन्होंने ही बताया था कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। तो आसमान नीला दिखाई देता है, इसका कारण कौन सी घटना है दोस्तों, प्रकीर्णन है। प्रकीर्णन की वजह से ही आसमान कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है या इसका नीला दिखाई देने का कारण क्या है, परावर्तन जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, वर्ण विक्षेपण जिसे कहा जाता है डिस्पर्सन, तीसरा ऑप्शन है स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन। तो याद रखें प्रकीर्णन की खोज भी सीवी रमन भारतीय वैज्ञानिक ने की थी। ये कौन है, ये भारतीय वैज्ञानिक हैं, इन्होंने इसकी खोज की थी और इन्होंने ही बताया था कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। तो इसका कारण कौन सी घटना है, स्कैटरिंग है यानी कि प्रकीर्णन है। अब यहाँ पर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। देखें आप यहाँ क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि आमाशय का कार्य नहीं है। आमाशय जिसे हम कहते हैं पेट या ऐसे कहा जाता है स्टमक, ये कह रहा है कि यहाँ पर स्टमक का कार्य नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने पर आपको ये समझ में आएगा कि जो हम सुबह शाम या जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन कहाँ जाकर के इकट्ठा होता है, एक थैले जैसी संरचना में। और उस थैले जैसी संरचना की जो आकृति होती है अंग्रेजी वर्णमाला के कैसे होती है, अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के जैसी होती है। यानी मनुष्य का जो स्टमक होता है, आमाशय होता है, वो कैसी आकृति का होता है, जे आकृति के जैसा होता है। जब हम भोजन करते हैं इसे मुख में लेते हैं, माउथ में लेते हैं और इसे चबाते हैं, छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं और निगलते हैं, तो निगलने पर ये थैलीनुमा संरचना में जाकर इकट्ठा होता है जिसे हम कहते हैं आमाशय। इसका मतलब भोजन को संग्रहित करना। क्या इसका कार्य नहीं है? तो ये कार्य होता है लेकिन यहाँ पूछा गया है नहीं है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट देखें, अवशोषण करना यानी एब्जॉर्प्शन जिसे हम कहते हैं, एब्जॉर्ब कर लेना, सौंख लेना जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर ये क्या करता है, जब भी आप पानी पीते हैं, पानी पीने के अलावा जो मेडिसिन लेते हैं, चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, उसमें जो वाटर वाला भाग होता है, इन भागों को क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो अवशोषण का कार्य भी करता है ये, ठीक है। इसके अलावा डाइजेशन यानी पाचन,
क्या अमाशय में पाचन होता है? हाँ होता है भोजन का, लेकिन भोजन का पूर्ण पाचन नहीं होता, ये ध्यान रखना है। पाचन तो होता है लेकिन पूर्ण पाचन नहीं होता। और पाचन खासकर कौन से भाग का पाचन होता है हमारे स्टमक में? तो आप कहेंगे प्रोटीन भाग का पाचन होता है, लेकिन पाचन तो हो रहा है। अगला पॉइंट देखिए, ये भी कार्य होता है, लेकिन ये कह रहा है नहीं होता। वसा का पूर्ण पाचन, तो यही आपका आंसर होगा। वसा का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है फैट का, वो कहाँ होता है? वह होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और हमें पता होना चाहिए दोस्तों, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है, कंप्लीट डाइजेशन जिसे हम कहते हैं। तो वसा का पूर्ण पाचन भी कहाँ होगा? छोटी आंत में। और वसा के पूर्ण पाचन में सहायक होता है बाइल जूस। और बाइल जूस कौन स्रावित करता है? और ये करता है लीवर, जिसे हम कहते हैं यकृत। ठीक है, तो याद रखें आपका आंसर हो जाएगा वसा का पूर्ण पाचन। तो देखिए दोस्तों, ये जो बहु विकल्पी जो प्रश्नावली हम कर रहे हैं, ये जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। और यहाँ पर आपके जो छोटे छोटे डाउट बने हुए हैं वो क्लियर होंगे। आपको एक पता चलेगा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का क्या फॉर्मेट रहता है, कहाँ पर हम छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं। तो डेली बेसिस पे ये वीडियो आता रहेगा, बनाता रहूँगा मैं, आप इसे देखते रहें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।